जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 2 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होते हैं और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो। शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो इस बार का 70th बीपीएससी प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी इस करंट अफेयर सीरीज़ का लाभ मिल सके और उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से हो सके और वो एग्ज़ाम में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें जब करंट अफेयर के क्वेश्चन उनके सामने आए तो। और इसी की तरह हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ और भी कई सारे अन्य सेक्शन के वीडियो भी बनाए हुए हैं, जैसे घटना चक्र का, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। उन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं मुकदमेबाजी और अपील। आइए शुरू करते हैं। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 20 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर, उत्पादक शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 20 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। रोजगार और निवेश, स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट का दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों या निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। और विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ। कर आधार का विस्तार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.2% और 0.1% करने का प्रस्ताव। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों का पुनः खरीद पर प्राप्त आय कर लगेगा। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय कर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया जाएगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ, इसमें क्या गया है तो एनपीसी में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़कर 14% करने का प्रस्ताव है। एनपीएस में नियोजनकर्ताओं द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। यह हमारा बजट था, बजट से कुछ सेक्शन छूटा हुआ था, उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं। 20 लाख रुपए की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडित बनाने का प्रस्ताव किया गया। 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडित बनाने का प्रस्ताव किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती का 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स का संरचना। 0 से 3 लाख रुपए के लिए शून्य टैक्स, 3 से 7 लाख रुपए के लिए 5%, 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए के लिए 15% और 12 से 15 लाख रुपए के लिए 20%, 15 लाख से अधिक के लिए 30% है। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 75,000 रुपये तक का कर लाभ। अगला बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 कौन कौन सा है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके लिए 2,05,250 करोड़ रुपये है।
दूसरा मनरेगा है 86,000 करोड़, तीसरा है जल जीवन मिशन 70,163 करोड़, चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान 60,000 करोड़। फिर से बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 में कौन कौन सा है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2,05,250 करोड़, दूसरा है मनरेगा 86,000 करोड़, तीसरा है जल जीवन मिशन 70,163 करोड़, चौथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान 60,000 करोड़। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, तो कहाँ कहाँ व्यय होगा? तो रक्षा पर होगा 4,54,773 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए होगा 2,65,808 करोड़, कृषि एवं संबंध कर एक लाभ के लिए होगा 1,51,851 करोड़, स्वास्थ्य के लिए होगा 89,287 करोड़ और शिक्षा के लिए होगा 1,25,638 करोड़। फिर से रक्षा के लिए होगा 4,54,773 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए होगा 2,65,808 करोड़ रुपये, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए होगा 1,51,851 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए होगा 89,287 करोड़ और शिक्षा के लिए होगा 1,25,638 करोड़ रुपये। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। तो आइए आर्थिक सर्वेक्षण को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। 22 जुलाई 2024 को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। नोट में क्या? तो 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। फिर से देखते हैं 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 2023-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया। नोट में 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना कितना है? तो वित्तीय वर्ष है, GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा है। 2022-23 का संशोधित अनुमान है GDP में वृद्धि 7% और राजकोषीय घाटा 6.4%। वहीं 2023-24 में है अंतरिम अनुमानित है 8.2% GDP वृद्धि और 5.6% है राजकोषीय घाटा। 24-25 के लिए अनुमानित है 6.5 से 7% तक की वृद्धि और राजकोषीय घाटा के बारे में अभी कोई चर्चा इसमें नहीं है। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कितना है? तो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर 2022-23 में वृद्धि और 2023-24 में वृद्धि। कृषि और संबंधित क्षेत्र 2022-23 में 4.7% से वृद्धि हुआ, वहीं 23-24 में 1.4% से वृद्धि हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में 2022-23 में 2.1% से वृद्धि हुआ, वहीं 2023-24 में 9.7% से वृद्धि हुआ। वहीं सेवाएं में 10% से वृद्धि हुआ 2022-23 में और 2023-24 में 7.6% से वृद्धि हुई। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। आइए एक एक करके सारे बिंदु हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। GDP वृद्धि दर 2020-21 में -5.8% रहा, वही 2021-22 में 9.7% रहा, 2022-23 में 7.0% रहा, 2023-24 में 8.2% रहा और 2024-25 के लिए 6.5 से 7% तक का अनुमान रहा। फिर राजकोषीय घाटा GDP का प्रतिशत कितना रहा? तो 2020-21 में 9.2%, 2021-22 में 6.7%, 2022-23 में 6.4% और 2023-24 में 5.6%। मतलब ये लगातार घट रहा है राजकोषीय घाटा लगातार 4 वर्षों से। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार क्या रहा? तो 2020-21 में $577 बिलियन रहा, 2021-22 में $607 बिलियन रहा, 2022-23 में 578 बिलियन रहा और 2023-24 के लिए 646 बिलियन रहा। आगे देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में 2020-21 में 310.7 मिलियन टन रहा, 2021-22 में 315.6 मिलियन टन रहा, 2022-23 में 329.7 मिलियन टन रहा, वहीं 2023-24 में 328.9 मिलियन टन रहा। औद्योगिक वृद्धि दर में देख लेते हैं क्या है। तो 2020-21 में -0.4% रहा स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर, वहीं 2021-22 में 12.2% रहा, 2022-23 में 2.1% रहा और 2023-24 में 9.5% रहा। ये सभी स्थिर मूल्य पर था। औद्योगिक वृद्धि। सेवाएं के लिए देख लेते हैं।
तो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि क्या क्या रहा, तो 2020-21 के लिए -8.4% रहा, क्योंकि ये सब कोरोना का टाइम था 2020-21 वाला, तो इसमें सारे निगेटिव में चले गए थे। फिर 2021-22 के लिए 9.2% रहा, 2022-23 के लिए 10.0% रहा, और वहीं 2023-24 के लिए 7.6% रहा। पूंजी व्यय क्या रहा, तो 2020-21 के लिए 2.1%, 2021-22 के लिए 2.7%, 2022-23 के लिए 2.7%, और वहीं 2023-24 के लिए 3.2%। तो ये लगातार वृद्धि में रहा। तो अगर ऐसे ऑप्शन दे दे कि लगातार वृद्धि में रहा या लगातार घटते रहा, तो आप लोग यहाँ इसमें देख लीजिएगा। विदेशी व्यापार बिलियन डॉलर में क्या रहा, तो 2020-21 में आयात रहा 394 बिलियन डॉलर, वहीं निर्यात रहा 291 बिलियन डॉलर, और अब 2023-24 में आयात हो गया 675.4 बिलियन डॉलर और निर्यात हो गया 437.1 बिलियन डॉलर। आइए अब देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सा अध्याय 13 है? पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की। वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% था। वित्तीय वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में कितना, तो 9.9% की वृद्धि हुई। सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। सरकार देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुँच गई। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 करोड़ रहा। खुदरा मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024 में 5.4% हो गया। खुदरा मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024 में 5.4% हो गई। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341.1 बिलियन US डॉलर रहा। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात 341.1 बिलियन डॉलर रहा। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई प्रवाह 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध एफडीआई प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई प्रवाह 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शुद्ध एफडीआई प्रवाह 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अब अध्याय 2 है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र। आइए इसमें देखते क्या क्या। तो कृषि क्षेत्र का जीएनपीए सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% पर उच्च बना हुआ है। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% का उच्च बना हुआ है। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत में फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपए है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआई क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्था एमएफआई क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया है, जो मार्च 2024 में 60.1% से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2% हो गया। आरबीआई के वित्तीय समावेश सूचकांक में सुधार किया है, जो मार्च 2023 में 60.1% से बढ़कर मार्च 2024 में
64.2% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया के 5वें स्थान पर है। तीसरा अध्याय है कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाध्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। भारत वित्तीय वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा। भारत वित्तीय वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27.50 रुपये प्रति केजी की रियायती कीमत पर भारत आटा पेश की। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए इसे किफ़ायती बनाने के लिए 27.5 रुपये प्रति केजी की रियायती कीमत पर भारत आटा पेश की। फरवरी 2024 में सरकार ने 26 रुपये प्रति केजी की रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया। फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये प्रति केजी की रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 6% से कम थी। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा में मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6% से कम थी। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। चौथा अध्याय बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 898 बिलियन US डॉलर हो गया। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 1,08,684 करोड़ रुपए हो गया। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 1,08,684 करोड़ रुपए हो गया। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान। भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है। भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक है। भारत 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। भारत 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक का योगदान देता है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर योगदान देना है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन US डॉलर योगदान देना है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में प्रेषण 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा 4.3% है। विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा 4.3% है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। अध्याय 5 मध्यम
अवधि परिदृश्य, नए भारत के लिए विकास दृष्टि। अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। तो कौन कौन सा 6 प्रमुख क्षेत्र? पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा MSME का विस्तार, तीसरा विकास इंजन के रूप में कृषि, चौथा हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, पांचवा शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना और छठा राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। फिर से अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। पहला निजी निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा है MSME का विस्तार, तीसरा है विकास इंजन के रूप में कृषि, चौथा है हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, पांचवा है शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना और छठा है राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 15 से 59 वर्ष 2024 तक बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 15 से 59 वर्ष 2024 तक बढ़ती रहेगी। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है और उसमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.2% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यदि 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है और उसमें से कई लोग के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। छठा है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संस्करण समझौताकारी सामंजस्य। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ की जारी किए। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ जारी किए। स्रोत और क्षमता क्या है? कोयला का सबसे ज़्यादा स्रोत है जिसमें 210.97 गीगावाट है, सौर का 82.64 गीगावाट है, बड़ी हाइड्रो का 46.93 गीगावाट है, पवन का 46.16 गीगावाट है, गैस का 24.82 गीगावाट है। इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र था, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। प्रत्येक गांव कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। प्रत्येक गांव कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी PBPB मई 2023 में शुरू की गई। पोषण भी पढ़ाई भी PBPB मई 2023 में शुरू की गई। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश 0.6% है, जबकि चीन 2.4%, अमेरिका 3.47% और इजराइल 5.71% में यह प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और विकास निवेश 0.6% है, जबकि चीन 2.41%, अमेरिका 3.47%, इजराइल 5.71% में यह प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात SRB बढ़कर 930 हो गई है। वित्त वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात SRB बढ़कर 930 हो गई है। 2020 में शुरू की गई विज्ञान ज्योतिष कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है।
2020 में शुरू की गई विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए। 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाए गए। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए। आयुष्मान भारत PMJY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए। आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकास कवर किए गए। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% गरीब हैं। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% है। अध्याय 8 रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। सरकार ने AI सक्षम परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, UI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिपब्लिकन्स AI फॉर यूथ 2022। सरकार ने AI सक्षम परिस्थिति तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू किए हैं, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, UI यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे, जबकि 2029-30 में गिग वर्कर 2.37 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। 2021-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे, जबकि 2022-29-30 तक गिग वर्कर के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। अध्याय 9 कृषि और स्वास्थ्य प्रबंधन। यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और तिलहन उत्पादन 41.7 मिलियन टन तक पहुंच गया। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन में थोड़ा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF भी बनाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF भी बनाया गया है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी के पोषण तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया
युक्त यूरिया गोल्ड की शुरुआत मिट्टी में पोषण तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाने का उपाय है। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व के तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8% है। 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व के में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में 8% है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फलों टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाले फलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल और 11 सब्जी और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फलों टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाले फसलों तक कर दिया गया है, जिसमें 10 फल, 11 सब्जियां और 1 समुद्री यानी झींगा शामिल है। अध्याय 10 उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। आगे भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 4,444 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 4,445 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अध्याय 8 है सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा सेवा निर्यात का रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा सेवा निर्यात रहा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 WIR 2024 प्रकाशित की है और वर्ष 2023 के लिए FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 WIR 2024 प्रकाशित की है और वर्ष 2023 के लिए FDI प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ ने NH पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़, घरेलू 30.6 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़ तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़, घरेलू 30.6 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़ तक पहुंच गई। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गया। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गया। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ की कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड फॉर फंड्स की स्थापना की। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़
रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड फॉर फंड्स की स्थापना की। मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या 85.7% हो गई। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 116.5 करोड़ थी। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95.4 करोड़ तक पहुंच गई। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गई। 6,63,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या 85.7% हो गई है। वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 116.5 करोड़ थी। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 95.4 करोड़ तक पहुंच गई है। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गई है। 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकसित करने और तैयार करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। मार्च में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकसित करने और तैयार करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। भारत 6G एयरलाइंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि की एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत 6G एयरलाइंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि के एक सहयोगी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत ई-कॉमर्स उद्योग 2030 तक $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। भारत ई-कॉमर्स उद्योग 2030 तक $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। अध्याय 12 अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मिलिट्री मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने का योजना है। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP प्रदान किए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने की योजना है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजना का विकास कर रही है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजना के विकास कर रही है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12,054 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से सुधरकर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से सुधरकर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है। महाराष्ट्र के बधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डिप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के बधावन के सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डिप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलुओं के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलुओं के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिसमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा RI क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा RI क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा स्थान पर है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लाइनें चालू हैं और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS लाइनें चालू हैं और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन हैं। AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2024 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया। AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया। NH निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन हो गई। NH निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन हो गई। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़ाकर 14.89 करोड़ से अधिक 76.12% ग्रामीण परिवार तक पहुंच गई। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़ाकर 14.89 करोड़ से अधिक 76.12% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई। अध्याय 13 जलवायु परिवर्तन और भारत। हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए? तो जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीति त्रुटिपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीति क्या है? तो त्रुटिपूर्ण है। पश्चिम दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानी कि उपभोग की समस्या को हल नहीं करता। पश्चिम दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भूखनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भूखनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखा करती है। भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों की प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब वे भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्यवाही की सूची शामिल है। भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों की प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब वे भारत के लिए अनुकूल और टिकाऊ हो। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्यवाही की सूची शामिल है। अगला चैप्टर है 2024 में राज्य की विधानसभा चुनाव नतीजे। आइए इसे भी देख लेते हैं एक एक करके। राज्य है, विधानसभा है, जीते हुए सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा 175 सीट, तेलुगु देशम को 135 सीट। दूसरा उड़ीसा है 147 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 78 सीट। तीसरा अरुणाचल प्रदेश 60 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 46 सीट। फिर अगला है सिक्किम 32 सीट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीट। फिर से आंध्र प्रदेश के लिए 175 सीट और तेलुगु देशम को 135 सीट। उड़ीसा में है 147 सीट और भारतीय जनता पार्टी को है 78 सीट। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट और भारतीय जनता पार्टी को है 46 सीट। सिक्किम में 32 सीट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को है 31 सीट। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, चौथी बार। उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, चौथी बार और उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, पहली बार और उप मुख्यमंत्री है कनक बंधन सिंह देव और प्रवती परिदा। फिर से उड़ीसा का मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, पहली बार और उप मुख्यमंत्री है कनक बंधन सिंह देव और प्रवती परिदा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, तीसरी बार और उप मुख्यमंत्री है चौना मेन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, तीसरी बार और उप मुख्यमंत्री है चौना मेन।
सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार। नोट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। फिर से, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए हैं। अगला हमारा सेक्शन है news@365। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार 17th BPSC देने वाले हैं और जिनकी करंट अफेयर की तैयारी अभी करनी है या करंट अफेयर अपना तैयार कर रहे हैं। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, रिवाइज करते रहें और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा करंट अफेयर में पकड़ बनेगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।